खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है शोर। 1972 में आई इस फिल्म ने रूपहले पर्दे पर धूम मचा दी थी और इस फिल्म की पटकथा से लेकर निर्माण और निर्देशन ये सभी मनोज कुमार ने किए थे। यहाँ तक कि फिल्म में मुख्य भूमिका भी मनोज कुमार ने ही निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में जया भादुड़ी, नंदा, प्रेमनाथ और मदन पुरी ने भी दमदार अभिनय किए थे और इस फिल्म की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। यह फिल्म मुख्य रूप से एक ऐसे बाप की कहानी है जो अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरसता है जबकि वह बोल नहीं पाता है, और जब बेटा बोलने की स्थिति में आता है तब बाप के कान चले जाते हैं और वह उसकी बोली को सुन नहीं पाता है। और इस बीच शोर के तमाम दुष्प्रभावों को विभिन्न दृश्यों के माध्यम से काफ़ी दमदार रूप से इस फिल्म में उठाया गया है। इस फिल्म में कई श्रुति मधुर गाने हैं। एक प्यार का नगमा है, मौसम की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। पानी ओ पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। पानी रे पानी ओ पानी, पानी रे पानी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मितवा, ये बादल छट जाएगा मितवा, कि दुख से झुकना ना मितवा, तुम कभी रुकना ना मितवा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म शोर की पूरी कहानी। फिल्म शोर की कहानी जन्मदिन की बधाई गीत से शुरू होकर जीवन में पानी भरने के दौरान घड़ों की लाइन लगाने समेत रोज़मर्रा के झगड़े से लेकर बसों, ट्रकों, हवाई जहाज़ों के शोर से लेकर झड़प, मुर्गों की लड़ाई से झड़प से होने वाले शोर आदि शब्दों को बयां करते हुए कई उत्सवों के अवसर पर ध्वनिक विस्तारक यंत्र या लोगों की कर्कश बोलियां, मोटर गाड़ियों की हॉर्न की चिल्लाहट और हवाई जहाज की गर्जना से लेकर लोगों की अंतिम यात्रा तक में लगाए जाने वाले राम नाम सत्य है के नारों से होने वाले कोलाहल और अन्य प्रकार से उत्पन्न होने वाले कर्कश ध्वनियों के दृश्यांकन के फिल्मांकन से शुरू हुई है। इस फिल्म के शुरुआत में इस बात को दिखाया गया है कि एक कारखाने में काम करने वाला शंकर, जिसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है, उसे हर प्रकार के शोर से चिढ़ है। उसके इस चिढ़ की वजह एक बड़ी दुर्घटना है। यह दुर्घटना उस वक्त घटती है जबकि शंकर का बेटा दीपक, जिसकी भूमिका मास्टर सत्यजीत ने निभाई है, अपनी मां गीता, जिसकी भूमिका नंदा ने निभाई है, के साथ कहीं से आ रहा होता है। अपनी मां से हटकर वह थोड़ी दूर आगे एक रेल मार्ग पर बैठ जाता है। इस रेल मार्ग पर एक रेलगाड़ी चली आ रही होती है। दीपक की मां जैसे ही इस दृश्य को देखती है, वह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है। बेटे को तो वह किसी प्रकार से बचा लेती है, लेकिन खुद इस दुर्घटना में अपनी ज़िंदगी खो देती है और दीपक भी कुछ बोल पाने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि चिकित्सकों ने एक सर्जरी के बाद उसके बोलने की संभावना जताई है, लेकिन शंकर के पास तत्काल इस सर्जरी को कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। बेटे की सर्जरी के लिए पैसे बचाने के चक्कर में शंकर इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने बेटे दीपक की वर्षगांठ की भी याद नहीं रहती है। बोलने में असमर्थ दीपक लिखकर अपने पिता शंकर को मां की अनुपस्थिति में होने वाली अपनी पहली वर्षगांठ की याद दिलाता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसकी वर्षगांठ पर कैसे सब पिकनिक पर जाकर खुशियां मनाया करते थे। इसके बाद शंकर पिकनिक पर जाता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है।
एक दिन शंकर दीपक के साथ कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि रात की रानी, जिसकी भूमिका दया भादुड़ी ने निभाई है, वह अपने माँ के मरने के बाद उसके दैहिक क्रियाकर्म के लिए 2 रुपये मांग रही होती है। दया व शंकर अपनी जेब से 2 रुपये निकालकर दीपक को रात की रानी को दे देने के लिए देता है। रात की रानी इस पैसे को लेकर उसे आशीर्वाद देते हुए चली जाती है, जहाँ 2 बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये दोनों अनाथ बच्चे हैं जिसका खर्चा रात की रानी उठाती है। वह इन सभी को आइसक्रीम देते हुए अपने नाम का जयकारा लगवाती है। एक दिन रात की रानी रात में एक पुल के किनारे एक शरीफ लेकिन मनचले उम्रदराज व्यक्ति को अपने साथ रात के अंधेरे में पुल पार करने की बात करती है। वह व्यक्ति गलत नज़रिए से रात की रानी को देखते हुए उसे बैड टच देते हुए पुल पार कर रहा होता है। तभी रात की रानी अपना रूप बदलते हुए उससे 10 रुपये की मांग कर देती है और नहीं देने पर बचाओ बचाओ का शुरू करने की धमकी देती है, जिससे डरकर वह व्यक्ति उसे 10 रुपया दे देता है। तभी कुछ बदमाश वहाँ आ जाते हैं और उससे रुपये मांगते हैं, लेकिन वह उसके आगे भी घास नहीं डालती है, उल्टे उसके जैसे 2-4 को ठिकाने लगा देने की बात करती है। तो वह स्थानीय गुंडा भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह फिर रात की रानी को अपने अड्डे पर लाकर उसे सबक सिखाने की धमकी भी देता है। वहाँ से निकलकर कुछ दिनों के बाद रात की रानी फिर से वैसे ही एक जगह पर इस बार अपने पिता के मरने की बात कहकर लोगों से उसके दैहिक क्रिया के लिए पैसे देने की मांग कर रही होती है। शंकर उसे देखकर 2 रुपया दे भी देता है, लेकिन फिर उसके हाथ में रखे हुए पहले की कमाई के पैसे को भी वह ले लेता है और उसे कहता है कि वह गरीबों का मजाक उड़ा रही है। गरीब तो वह भी है, लेकिन उसकी तरह गरीबों का मजाक नहीं उड़ाता है। रात की रानी फिर उसे आगे कभी सबक सिखाने और उसे दुगना राशि वसूलने की धमकी देते हुए वहाँ से चली जाती है। एक रात जब शंकर कारखाने में काम करने के पश्चात वापस घर लौट रहा होता है, तब रात की रानी उसे अंधेरे टनल वाले रास्ते के पास पकड़ लेती है और छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए उससे सारे पैसे निकाल कर देने के लिए कहती है, और ऐसा नहीं करने पर शोर कर बस्ती वालों को जमा कर उसकी पिटाई करवाने की बात करती है। इस पर शंकर रात की रानी से कहता है कि उसे शोर से नफरत है, लेकिन शोर का उसे डर नहीं है, इसलिए वह जितना चाहे चिल्ला ले, लोगों को जुटा ले, उसकी उसे पूरी स्वतंत्रता है, वह इस बात से डरता नहीं है। इसके बाद रात की रानी उसे डराने के लिए 1-2 बार शोर कर बस्ती वाले को बुलाने का नाटक करती है, लेकिन शंकर पर उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं देख वह शंकर को पहले वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन जब शंकर वहाँ से नहीं भागता है तो वह खुद ही वहाँ से भागकर अपने 2 अनाथ बच्चों के पास आ जाती है और उसे, जिसे वह सारंगी और ढोलक के नाम से पुकारती है, उसे सारंगी और ढोलक वाद्य यंत्र तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि अब तो लोगों का अपना इज्जत जाने का भी डर नहीं है। अब वह गाना गाकर लोगों से पैसे मांगेगी, क्योंकि अब तो लोग भीख में भी पैसा नहीं देते हैं। इसी क्रम में एक दिन वह नाच गाना कर रही है। शंकर अपना बेटा दीपक और दोस्त खान, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई है, उसके साथ उधर से गुजर रहा होता है। रात की रानी वहाँ पर नृत्य कर रही होती है। उसे नृत्य करते देख कई लोग उसे गलत निगाह से देखते हैं, जिसकी वह बातों ही बातों में क्लास लगाकर भागने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन अंत में सब कुछ के बावजूद जब उसे 20 पैसा ही मिलता है, तब वह कहती है कि उसने ड्रेस को ही 2 रुपये में भाड़े पर लिए थे और आमदनी 20 पैसे हुए, ऐसे में वह यह धंधा भी कैसे जारी रखेगी। फिर वह आगे क्या करेगी यह सोचते हुए अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। एक सड़क के कुछ गुंडे जो चरस गांजा जैसे अवैध धंधे से जुड़े हुए हैं, उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ वह रात की रानी को मार पीट कर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन तभी शंकर, उसका बेटा दीपक और खान वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे गुंडों के साथियों को इस लड़ाई से रोक देते हैं और सिर्फ रात की रानी और उस गुंडे के सरदार के बीच लड़ाई होने देने की बात करते हैं, जिसकी लड़ाई के क्रम में हत्या हो जाती है। इस बीच दीपक एक पुलिस हवलदार को वहाँ बुलाकर ले आता है, जिससे यह मामला अदालत में चला जाता है। अदालत में विपक्षी यानी बदमाशों का वकील लगभग रात की रानी को सजा दिलवाने में सफल होता दिखता है। तभी वहाँ खान आता है और उसकी बातों से प्रभावित होकर रात की रानी को मन ही मन अपना बेटी मान लेता है। इसके बाद वह कुछ अपने पैसे और कुछ शंकर से पैसे उधार लेकर सरकारी वकील करता है और इस मामले में
अपराधी को ही सज़ा दिलवाकर रात की रानी को सज़ा मुक्त करवा देता है। इसके बाद रात की रानी कोर्ट से बाहर आकर अपने दोनों बच्चे, जिसे वह तबला और सारंगी बताती है, उससे मिलकर उसके साथ कोर्ट की घटना का बखान कर रही होती है। तभी खान उसे अपनी बेटी बताते हुए वहां आ जाता है। हालांकि वह कहती है कि उसके माता पिता ने, जिसकी कोई जानकारी उसे नहीं है, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था और यह दोनों बच्चे तबला और सारंगी हिंदू परिवार से आते हैं। ऐसे में वह सोच ले कि वह इसे अपनाएगा या नहीं। इसके बाद रात की रानी खान के साथ रहने लगती है। शाम के वक्त जब शंकर कारखाने में काम कर वापस आता है तो वहाँ रात की रानी को देखकर पूछता है कि क्या जेल से भाग कर आ गई। इस पर वह गुस्सा कर कहती है कि वह जेल से भागी नहीं है, जज साहब ने उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है और उसकी एक बड़ी लॉटरी भी लग गई है। और जब शंकर इस लॉटरी मिलने वाले इनाम के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि लॉटरी में इनाम में उसे अपना बाप मिला है। इस पर शंकर उसे सवाल करता है कि यह किस प्रदेश का लॉटरी है जिसमें इनाम में बाप मिलता है। तभी वह खान की तरफ इशारा करती है और खान भी उसे अपनी बेटी बताते हुए कहता है कि जल्दी से इसका कोई नाम रख दो। तो शंकर कहता है कि रात की रानी की जगह इसका नाम सिर्फ रानी रख दो। तब रानी बनी रात की रानी कहती है कि उसकी बात में दम है। शंकर जिस मिल में काम करता है वहाँ वर्करों को पिछले कुछ दिनों से बोनस की बात कौन के मूल वेतन मिलने में भी कठिनाई हो रही थी। इससे गुस्सा कर मजदूर यूनियन ने हड़ताल कर दी और शंकर समेत 5 मजदूर हड़ताल पर बैठ गए। शंकर को हड़ताल पर बैठा हुआ देख रानी ने दीपक की मदद से उसकी टोपी में भरकर कुछ रोटियां शंकर के लिए भेज दी और इशारे ही इशारे में यह बता दिया कि उसने उसकी टोपी में कुछ रोटियां भेजी है जिसे वह मौका देखकर खा ले। तब शंकर उसे अपने पास बुलाता है और मजदूरों के हक में एकजुटता बनाए रखने के लिए उसकी रोटी नहीं खाने का निर्णय सुनाते हुए उसकी रोटी उसे वापस लौटा देता है। मजदूरों को वेतन के लाले पड़े ही हैं, उनकी बस्तियों में नल में पानी भी नहीं आता है। तो ऐसे में एक दिन जब जमकर बरसात होती है तो भीगने के बावजूद हड़ताल पर बैठे मजदूर और मजदूर बस्ती में रह रहे उसके परिवार खूब खुश होकर संगीत में डूब जाते हैं और पानी के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। रात की रानी और गुंडों के बीच की लड़ाई में हुई एक व्यक्ति की हत्या वाले मामले में गिरफ्तार गुंडे खान की गवाही के बाद मौत की सज़ा उसकी पक्की हो सकती है। इसे देखते हुए खान को रस्सी से बांधकर कुआं में उल्टा लटकाकर कोर्ट में अपने बयान बदलने के लिए प्रताड़ित कर रहा होता है। जब खान गुंडों की प्रताड़ना से लगभग मरणासन्न हो जाता है तब तक शंकर वहां आ जाता है और गुंडों को मार पीट कर वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है और फिर कुएं से खान को निकालता है। लेकिन तब तक उसकी हालत काफ़ी बिगड़ जाती है जिस कारण शंकर खान को अस्पताल ले जाता है। वहाँ अपना खून देकर उसकी प्राण रक्षा करता है। खान के घर रह रही रानी सारी घटनाओं के लिए खुद को दोषी मानती है। तब शंकर उससे कहता है कि वह बकबक करना बंद करे और खान के लिए खाना बनाए, जिससे उसकी सेहत में सुधार हो गया। साथ ही वह खान से मिलकर अपने गांव जाने की बात करता है। तब खान भी उसके साथ ही उसके गांव जाने को तैयार हो जाता है। फिर ये लोग शंकर के गांव आ जाते हैं। शंकर अपने गांव आने पर खान का और रानी का परिचय अपने पिता, माता, बहन और बहनोई से कराता है। हालांकि खान को यह आश्चर्य होता है कि शंकर का बहनोई यहाँ क्या करता है। वह उसे इस बात के लिए ताना भी मारता है, घर जमाई बने रहना ठीक नहीं। शंकर जब अपनी माँ से मिलता है तो वह कहता है कि दीपक की इलाज के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं है, कंपनी में भी हड़ताल चल रहा है। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। तब उसकी माँ उसे अपनी मृत पत्नी का जेवर बेचकर दीपक का इलाज करने का सलाह देती है। पहले तो शंकर यह कहकर ऐसा करने से इनकार करता है कि बड़ी मुश्किल से उसके लिए मैंने जेवर बनवाए थे, अब उसके मरने के बाद इसे बेच दूं तो उसकी आत्मा को काफ़ी मलाल होगा। तब शंकर की माँ उसे बताती है कि जेवर बिकने का चाहे उसे जो मलाल हो, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में भी इस बात को जानकर खुश होगी कि उसका बेटा अब बोलने लगा है। तब माँ संदूकची में रखे उस जेवर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह जेवर वहाँ नहीं मिलता है। उसके बाद वह अपनी बेटी को बुलाती है, क्योंकि उसने बेटी को ही वह जेवर रखने के लिए दिए थे, लेकिन उसकी बेटी ने इससे साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बनवारी बाग में खेल रहे दीपक को धोखे से ले जाकर एक कोठरी में बंद कर उसमें एक विषैला सांप छोड़ देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है ताकि सांप उसे डस ले और वह मर जाए। और फिर लोगों का ध्यान जेवर से हटकर उस घटनाक्रम पर चला जाए।
रानी वहीं पर छुपकर बनवारी की ऐसी गलत हरकत देख रही थी। फिर जैसे ही बनवारी वहाँ से हटा, वैसे ही रानी ने कुंडी खोली तो दीपक के सामने सांप देखकर वह दंग रह गई। लेकिन फिर इसने सांप को दूसरी तरफ पलटी मारने के लिए बाध्य कर दिया और दीपक उछलकर वहाँ से बाहर आ गया। हालांकि शंकर के लाख पूछने पर भी उसने इन सारी बातों को शंकर से नहीं बताया। इस बीच शंकर बनवारी को ढूंढते ढूंढते वहाँ चला गया जहाँ वह वेश्या के साथ रंगरेली मना रहा था। शंकर ने सांप के भागने के बाद उसके रह गए टोकरी को ले जाकर बनवारी और उस वेश्या को डराकर सारी बातों को जान लिया कि उसकी पत्नी ने उसे जेवर दिए थे, जिसे उसने वेश्या को दे दिया और वेश्या अब इसे वापस नहीं कर रही है क्योंकि इसने भी उसे दूसरे को दे दिया है। इस बीच शंकर अपनी बहनोई बनवारी को इस दगाबाजी के लिए डांट रहा है। तब उसकी बहन आकर बीच में बचाव करती है, खुद को धिक्कारने लगती है। तब तक खान वहां आ जाता है और बनवारी को सुधर जाने की सलाह देते हुए सभी को अपने अपने काम करने का सख्त निर्देश देता है। गांव से शहर लौटकर शंकर इस बात को लेकर पछता रहा होता है और खान से कहता है कि लगता है दीपक का इलाज अब नहीं हो सकेगा क्योंकि कारखाने में भी हड़ताल टूटती नजर नहीं आ रही। तब खान अपने पॉकेट से पैसे निकालकर शंकर को देने लगता है, लेकिन शंकर उस पैसे को लेने से यह कहकर इनकार कर देता है कि खान अपनी एक चाल को बेचकर उसे पैसा दे रहा होगा। शंकर ने कहा कि तुम्हारे पास रानी का केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं था, तब तुमने एक चाल बेची थी और कुछ पैसे मुझसे लेकर उसकी केस लड़ी थे, और अब एक और चाल बेच दोगे तो फिर रहोगे कहाँ, इसलिए मैं पैसा नहीं लूँगा। तब खान शंकर की मृत पत्नी की तस्वीर की तरफ देख देख कर यह कहता है कि शंकर नहीं चाहता है कि दीपक बोलने लगे। इसके बाद शंकर खान के उस पैसे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे और अधिक विलम्ब होने की स्थिति में दीपक के बोलने की संभावना खत्म हो जाने की बात कह रहा है। साथ ही यह भी बताता है कि अब वह जल्दी से उसके गले का ऑपरेशन करवा ले। तब शंकर एक डेट लेता है और डॉक्टर को पहले से ही फीस देना चाहता है, लेकिन डॉक्टर यह कहकर उस फीस को लेने से इनकार कर देता है कि उसका वसूल काम करने के बाद पैसे का लेने का है। इसके बाद उस पैसे के साथ शंकर वापस घर लौट रहा है। तभी रास्ते में एक आदमी चाकू का भय दिखाकर उससे पैसे छीन लेता है। उसका पीछा करते हुए जब शंकर उसके घर पहुंचता है तो उसे अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुनता है कि आज उसने एक व्यक्ति को चाकू दिखाकर उसके पैसे उड़ा लिए। अब उसके बेटे का डॉक्टर इलाज कर सकेगा। पैसे के लिए डॉक्टर द्वारा गरीब मरीज की उपेक्षा को लेकर वह बड़े व्यंग करते हुए मर जाता है। इसी क्रम में उसके हाथ में रखे हुए वह रुपये जो उसने दीपक से छीने थे वह वहाँ जल रही एक दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है। हताश शंकर वापस लौट आता है। तब खान उसे साइकिल वाले एक पुरस्कार की बात बताता है कि किस प्रकार से 7 दिन साइकिल चलाने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने पर गांव वाले ने 2000 रुपये इनाम देने की बात कही थी। खान, दीपक, रानी और अवतार सिंह के सहयोग से शंकर लगातार 8 दिनों तक साइकिल चलाने में सफल हो जाता है और उसे वह पुरस्कार मिल जाता है। अब शंकर डॉक्टर के पास तमाम बातों की जानकारी देने चला जाता है। निर्धारित तिथि को दीपक का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सफल भी हो जाता है। इधर हर किसी की उत्कंठा इस बात को लेकर है कि दीपक बोलने लगे और वह उसे सुने, लेकिन डॉक्टर लोगों को यह कहकर कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहता है। कभी इसके जख्म गहरे हैं, लोगों को देखकर बोलने के प्रयास में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए बोलने से लाचार हो जाएगा। इसके बाद सभी अस्पताल से वापस चले आते हैं। इस बीच फैक्ट्री के कर्मचारी यूनियन के लोग उन्हें यह सुझाव देने के लिए आते हैं कि फैक्ट्री का हड़ताल ख़त्म हो गया है। तब शंकर मन ही मन यह विचार कर कि दिन भर फैक्ट्री में रहूँगा और जब दीपक के जख्म भर जाएंगे तब जाकर उसकी आवाज़ सुनूंगा। वह फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा दीपक की ही तरफ लगा हुआ है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है वह तेज़ी से दीपक से मिलने की आने की खुशी में असावधानी बस सीढ़ी से गिर जाता है और ज़िंदगी और मौत के बीच झूलने लगता है। इधर दीपक की आवाज़ आने के बाद वह अपने पिता को एक गाना सुनाने के लिए बेताब दिखता है, लेकिन हर कोई उसे यह कहकर बुलाता है कि शंकर जल्दी उससे मिलने के लिए आएगा। डॉक्टर के इलाज से शंकर का जीवन तो बच जाता है, लेकिन उसके सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। दीपक को इस बात का काफ़ी गहरा सदमा लगता है और उधर शंकर उससे मुंह छिपाता है कि अगर वह बोलेगा और यह सुन नहीं पाएगा तो दीपक को दुख होगा। लेकिन तब तक दीपक सारी बातों को जान जाता है और अपने पिता के कंधे पर हाथ रखता है।
तब शंकर दीपक से उसे गाना सुनाने के लिए कहता है। दीपक की आवाज़ भले ही वह नहीं सुन पाता है, लेकिन उसकी भावना से वह काफ़ी खुश होता है और सब मस्ती से नाचते गाते नजर आते हैं।